24/7 आप सभी को मेरे चैनल प्रोग्रेस 247 में अभिनंदन है। और आप सब लोग कैसे हैं? रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम आपका मे बी शायद दिसंबर में होना है और आप सभी का एग्ज़ाम जो है मतलब कि रेलवे एनटीपीसी का होना दिसंबर में मे बी था, डेट अभी शायद मे बी कन्फर्म नहीं। तो आज आपसे हम जो डिस्कस करेंगे तो रेशियो प्रपोर्शन का पार्ट 6 डिस्कस करेंगे। सॉरी पार्ट 6, हाँ पार्ट 6 डिस्कस करेंगे। तो मैंने पार्ट 1 से लेकर के आपको ये हर वीडियो को पार्ट 2, 3, 4, 5 तो आपको जो डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 5 तक का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और उस डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप लोग वो आप वीडियो देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। एंड बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पेपर कैसा होगा अच्छा होगा। मैं हर वीडियो को आप देखिए, वॉच करिए, ढंग से वॉच करिए। मैं आई होप मैं समझता हूँ कि आप लोग वॉच करते हैं और एक काम और किया करिए, शेयर भी किया करिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जब आप लोग एंड शेयर करेंगे तो उससे मोटिवेट होगा। भाई कहीं ना कहीं से इंसान को मोटिवेशन मिलना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसा मेरे साथ कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू जो लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं और जो नहीं भी कर रहे हैं उनके लिए भी थैंक यू। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे, हमारा क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन रेलवे के अंदर कई बार पूछा गया है, जो आज आपसे हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि किसी मानचित्र के लिए पैमाना 1:4 × 10⁵ दिया गया है। यदि मानचित्र में दो बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर हो तो इन बिंदुओं की वास्तविक दूरी क्या होगी, है ना। इन बिंदुओं की वास्तविक दूरी क्या होगी। पहली बात तो आपको ये तो पता होगा कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है ना। तो मैं आपको बता दूं कि किलोमीटर होता है पहले, फिर हेक्टोमीटर होता है, ठीक है, फिर डेकामीटर होता है, फिर मीटर होता है, फिर डेसीमीटर होता है, फिर सेंटीमीटर होता है, फिर मिलीमीटर होता है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको पता होगा कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, डेसीमीटर कितने होते हैं, सेंटीमीटर कितने और मिलीमीटर कितने होता है, ठीक है। मिलीमीटर लिख देता हूं इसको, मिलीमीटर, ओके। तो अब जैसे कि मैं आपसे कहूं कि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर है। अगर बीच में 1 का गैप है, मतलब कुछ नहीं है, मतलब बीच में गैप है इतना, तो उसके आगे 0 लगा। तो मैंने कहा कि 1 किलोमीटर में हेक्टोमीटर कितने होंगे, तो 10 हेक्टोमीटर होंगे। कितने हेक्टोमीटर, 10। अगर मैंने कहा कि 1 किलोमीटर में डेकामीटर, तो 2 का गैप है, 2 का गैप है, तो 1 के आगे 2 0 लगा दो। मतलब इधर से चलना है तो 1 के आगे 0 देना है। किसके आगे, 1 के आगे हमें 0 लगाना है। जितना गैप हो उतने 0 हम रख देंगे। तो मैंने कहा कि 1 किलोमीटर में डेकामीटर कितना होगा, तो 1 किलोमीटर में डेकामीटर 1120, तो 100 डेकामीटर होंगे, ठीक है ना। 1 किलोमीटर में मीटर कितना होगा, 1 किलोमीटर की बात करूं तो 1 किलोमीटर, देखो इधर से हम इधर जा रहे हैं तो 1 के आगे 0, तो कितने गैप है, 1 2 3। मीटर मीटर बताना है मुझे, किलोमीटर मीटर बताना है, तो कितने 0 आएंगे, 3 0 आ गए, तो इतने मीटर हो गए। आपको बात समझ में आ गई। अगर मैंने कहा आपसे कि 1 किलोमीटर में डेसीमीटर कितना है, 1 किलोमीटर में डेसीमीटर दिखाई दे रहा होगा, तो 1 किलोमीटर बराबर कितना डेसीमीटर होगा, 1 के आगे कितने 0 आएंगे, कितने गैप है, 1 2 3 4, तो 1 के आगे 4 0 लगा देंगे। इस तरीके से हम हर किसी का मीटर सेंटीमीटर व्हाटएवर जरूर बता सकते हैं। अगर मैं कहता कि 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर, ये मैं पूछता तो कितने गैप, 1 2 3 4 5, तो 1 के आगे 5 0 आ जाएंगे। मतलब कि मैंने कहा तुमसे कि 1 किलोमीटर बराबर कितना आएगा, ये कितना थे हमारे डेसीमीटर था ये, ठीक है। 1 के आगे कितने 0 आएंगे, 5 0 हो गए, तो क्या हो गया आपका, एंड सेंटीमीटर, क्या हो गए, सेंटीमीटर हो गया। 1 किलोमीटर में मिलीमीटर कितना होगा, कितने 0 आएंगे, 6 0 हो गए। तो इस तरीके से हम हर किसी किलोमीटर का डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एटसेट्रा हम हर चीज बता सकते हैं। किलोमीटर में मिलीमीटर देखो कितने गैप है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 0 हो गए। तो इस तरीके से हम किसी का मतलब 10 1 के आगे कितने 0 है, 5 0, तो इसको भी कह सकते हैं 10 की पावर 5 सेंटीमीटर। अब देखें किलोमीटर में डेसीमीटर, तो 1 के आगे कितने 0, 4, तो इसको भी बोल सकते हैं 10 की पावर 4 डेसीमीटर। तो इस तरीके से हम हर किसी का बता सकते हैं। इसके क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 मीटर, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 डेकामीटर। इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 1 हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर एटसेट्रा। तो हम हर किसी का बता सकते हैं। भाई 5 कैसे आया, क्योंकि कितने 0, 1 2 3 4 5, तो 5 0 है, तो मैं क्या बोलूंगा
10 की पावर 5। तो आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। देन अगर मैं आपसे उल्टा पूछता, जैसे कि जब इधर से इस साइड आते तो 1 के आगे तो जब इधर से जाएंगे उल्टा रिवर्स, तो 1 अपॉन में चलता है, 1 अपॉन में। मैंने कहा कि मिलीमीटर में सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर में सेंटीमीटर, तो एक गैप है, उल्टा चल रहे हैं इधर से हम, तो 1 अपॉन 10 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ठीक है ना, इस तरीके से हम बता सकते हैं। अगर मैंने आपसे कहा कि 1 मिलीमीटर में डेसीमीटर, तो कितने गैप हैं, 1 2, 1 मिलीमीटर बराबर कितने गैप है, 1 2, तो 1 अपॉन 100 डेसीमीटर। ठीक है ना, 1 अपॉन 100 डेसीमीटर। 1 मिलीमीटर में कितने मीटर, 1 अपॉन 1000 मीटर। बात समझ में आई, 1 अपॉन 10 की पावर 3 मीटर। तो आई होप कि आपको मेरी बात क्लियर होगी। ठीक है, तो जब भी हम रिवर्स इधर से आएंगे उल्टा, तो 1 अपॉन चलता है, 1 अपॉन 1 के आगे 0 लगाते चलो। मिलीमीटर में सेंटीमीटर 1 अपॉन 10, मिलीमीटर में डेसीमीटर 1 अपॉन 100, मिलीमीटर में मीटर 1 अपॉन 1000। कितने जीरो आप कितने गैप हो रहे हैं, 1 2 3 4। तो इस तरीके से हम, मतलब सॉरी मिलीमीटर बताना है, तो 1 2 3 मीटर में मिलीमीटर 1 अपॉन 1000। तो जितने भी गैप हो हर किसी का बता सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मिलीमीटर में हेक्टोमीटर कितने होंगे, 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर बराबर हेक्टोमीटर, कितने गैप हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 अपॉन 1 के आगे 5 जीरो हो जाएंगे, कितने हो गए, हेक्टोमीटर। बात आपको समझ में आई कि नहीं, तो हर किसी का बता सकते हैं, हेक्टोमीटर, डेकामीटर एक्सेट्रा बता सकते हैं। ऐसे ही ग्राम हो जाता है, बस मीटर की जगह क्या हो जाता है, ग्राम। जैसे कहा किलोग्राम, मीटर की जगह क्या हो जाएगा, ग्राम। बात वही कंडीशन, ग्राम मतलब मीटर की जगह क्या हो जाएगा, ग्राम। ठीक है ना, और मैंने कहा आपसे लीटर की जगह, मतलब मीटर की जगह और क्या हो सकता है, एंड लीटर भी हो सकता है। तो सिर्फ एक ही तरीके से होगा, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीमीटर, मिलीलीटर। तो आप हर किसी का इसी प्रोसीजर से आप बता सकते हैं। अब तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। तो देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर पूछा जाता है। अब इधर देखिए, इसमें बोला कि किसी मानचित्र पैमाने के लिए पैमाना 1:4 की पावर 4 × 10 की पावर 5 दिया गया है। यदि मानचित्र में दो बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर हो तो इन बिंदुओं की वास्तविक दूरी कितनी है। ठीक है ना, इन बिंदुओं की वास्तविक दूरी कितनी है। तो देखिए जरा हम क्या करेंगे, रेशियो दे रखा है 1:4 × 10 की पावर 5। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, कोई दो बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर कंसीडर की गई है। मतलब ये 1 से लेकर के वो एक रेशियो 1 यूनिट है, एक 1 यूनिट कंसीडर की गई है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो ये भी एक रेशियो है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी 1 यूनिट इक्वल टू है। तो वास्तविक दूरी तो मेरी एग्जैक्ट डिस्टेंस तो ये है, तो ये एग्जैक्ट का रेशियो ये 1 यूनिट है, एक इनिशियल वैल्यू। तो हम क्या कहेंगे, 1 = 4 सेंटीमीटर। तो मुझे रेशियो ये बताना है, तो 4 × 10 की पावर 5, या इसको मैं ऐसा कर सकता हूं 1x ले लूं, इसको 4 × 10 की पावर 5x ले लूं, ये मान सकते हैं। तो ये बराबर कितना होगा, 1x = ये, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4 सेंटीमीटर। पर मुझे चाहिए वास्तविक दूरी, तो 4 × 10 की पावर 5x बराबर क्या होगा, तो 4 × 10 की पावर 5, x की वैल्यू पुट कर दो, तो 16 × 10 की पावर 5 सेंटीमीटर। अब 10 की पावर 5 सेंटीमीटर है, सॉरी 10 की पावर 5 है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूं 16 × 0.0000 सेंटीमीटर लिख सकता हूं। अब सेंटीमीटर को किलोमीटर बनाने के लिए मुझे 1 उल्टा चलना पड़ेगा, तो 1 कितना आएगा, तो 16 × 1000, 50 तो है ही है, तो 1 कितना आएगा, इतने किलोमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर, उल्टा चलेंगे भी आपने देखा था, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है,
1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1 अपॉन कितने जीरो आएंगे 5 जीरो, तो ये क्या हो गया किलोमीटर। ठीक है ना, तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये कैंसिल हो गए इससे सारे, तो 16 किलोमीटर ये मेरा आंसर होगा। ठीक है ना, तो ये 1 यूनिट इक्वल टू दिस वन, ये इनिशियल वैल्यू दे रखी है जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, एक यूनिट कंसीडर की गई है 1 इक्वल टू दिस, तो ये बराबर क्या होगा, तो ये बराबर कितना होगा 16 किलोमीटर। तो दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं की वास्तविक दूरी हम लोगों ने इस तरीके से निकाल ली है। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है कि नहीं है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 2, कि किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई की लंबाई 1.2 मीटर है। कितनी है, 1.2 मीटर है। तो इसी समय एक भवन की परछाई की लंबाई 5.4 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई कितनी है। कितना आसान क्वेश्चन, बड़े आराम से खेला जा सकता है, बहुत ज्यादा इजी है। किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई की लंबाई 1.2 मीटर है। मतलब उसने बोला किसी समय पर जब 1.4 मीटर ऊंचाई के जो एक लड़का है उसकी परछाई की लंबाई 1.2 मीटर है। मतलब कि जब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। 1.4 मीटर ऊंचाई का जब लड़का था तो परछाई की लंबाई 1.2 मीटर थी। ये क्या है, परछाई। ठीक है, देखो वैसे लंबा हो जाएगा। जब अब ये कह रहा है कि जब 5.4 मीटर भवन की ऊंचाई हो तब उस भवन की परछाई क्या होगी, इसी समय पर एक भवन की परछाई क्या होगी। ठीक है ना, तो आई होप कि मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, 1.4 मीटर ऊंचा भवन है और लड़के की परछाई की लंबाई कितनी है 1.2 मीटर, सही है। ठीक है, तो अब इधर देखिए, अब ये कह रहा है कि 5.4 मीटर की परछाई हो तो पहले हम क्या करेंगे, परछाई बराबर निकालेंगे। परछाई इक्वल टू क्या आएगा 1.4 मीटर अपॉन 1.2 मीटर, परछाई बराबर। अब कितने इक्वल टू परछाई निकालनी, तो 5.4 मीटर, परछाई बराबर कितना हो जाएगा, तो देखो तो 1.4 अपॉन 1.2 into 5.4, पॉइंट इज कैंसिल आउट, 2 7 जा 2 6 जा 6 9 जा, तो 6.3 मीटर ये आ गई भवन समय पर भवन की परछाई, मतलब भवन की ऊंचाई क्या आ गई है। ठीक है ना, 6.3 मीटर। ओके, बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है कि नहीं है। ठीक है ना, तो आपको ये वाला मेथड समझ में आ गया होगा। 6.3 मीटर ये आंसर हो गया, लेकिन इतना बड़ा हमें काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। सेकंड मेथड क्या है वो इधर देखिए, कि उसने बोला जब 1.4 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है, तब परछाई की लंबाई कितनी है, परछाई की लंबाई कितनी है 1.2 मीटर। अब कह रहा है कि भवन की परछाई, परछाई ऊंचाई ऊंचाई, तो भवन की परछाई की लंबाई 5.4 मीटर है, तो ये 5.4 मीटर हो गया। तब ऊंचाई कितनी होगी, हमने x मान लिया। जब 1.4 मीटर ऊंचाई थी तो परछाई 1.2 मीटर थी। अगर परछाई 5.4 मीटर है तो ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई की साइड ऊंचाई, परछाई की परछाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको धर लिया है 5.4 into 1.4 इक्वल टू 1.2 into x, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x बराबर क्या होगा 5.4 into 1.4 अपॉन 1.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो 2 6 जा 12, 2 7 जा 6 9 जा 0.9 हो गया, तो 6.3 मीटर ये मेरा आंसर हो गया। तो सेकंड मेथड से आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते हैं, बड़े प्यार मोहब्बत के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरी बात क्लियर होगी। चलिए, बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, तो देखिए सर क्वेश्चन नंबर 3 है क्या कि एक पेटी में
1 दर्जन शीशे थे, तो 1 दर्जन बराबर क्या होता है? 1 दर्जन बराबर होता है 12 पीस। टोटल कितने पीस हैं? 12 शीशे हैं। कितने शीशे हैं आपके पास? 12 शीशे थे पेटी में। ठीक, अब वो कह रहा है एक पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात क्या होगा? अब एक बात और, टूटे हुए शीशे बिना टूटे हुए मिला के तो 1 दर्जन ही थे टोटल, तो 12 शीशे थे। अब निम्न में से कौन सा हो सकता है? तो 12 शीशे मतलब दोनों के, टूटे बिना टूटे मिला के 12 शीशे थे। तो देखेंगे 12 किस किस से कट सकता है? शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं होगा? शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं होगा, ये पूछा आपसे। तो देखिए 12 शीशे टोटल मिला के, तो 12 देखो दोनों का मिला के, टूटे और बिना टूटे, तो दोनों को मिला के पहला ऑप्शन चेक करते हैं, 3 हो रहा है, तो 3 से 12 कट जाएगा। 3 से डिवाइड हो रहा है 12 का, 12 में भाग दोगे कट जाएगा, 3 का भाग अगर 12 में दें कट जाएगा, तो ये हो सकता है। 4 का भाग देंगे 12 में, 4 के बाद ये भी कर सकता है, ये भी होगा। 5 का भाग देंगे, ये नहीं कटेगा, 12 ये भी कट जाएगी, ये होगा। और उसमें कौन सा नहीं होगा? तो किससे नहीं कट रहा 12? 12 3 और 2 5 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो यही अनुपात नहीं होगा टूटे और बिना टूटे का। मतलब सॉरी, टूटे हुए और बिना टूटों का अनुपात यही बनेगा, ठीक है ना? टूटे तथा बिना टूटों का अनुपात ये नहीं होगा, बाकी सारे अनुपात होंगे। तो आई होप कि मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आप लोगों का? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कि एक भिन्न के अंश तथा हर का अनुपात 3:4 है। अंश में से 9 घटाने पर नया भिन्न मूल भिन्न का 2/3 हो जाता है। तो मूल भिन्न का अंश कितना है? क्वेश्चन अगर मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं, सॉरी मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाया। In a fraction, the ratio of the numerator and denominators are 3:4. If the 9 is decreased and decreased from numerator, and the 9 is decreased by the numerator is decreased by 9, the ratio becomes 2/3 of the original fraction. Then the numerator of the original fraction will be, ठीक है ना? तो अब इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूं, किस तरीके से करूंगा इसको अगर समझेंगे, बेसिक समझते हैं पहले एक मेथड, समझ आपको दूसरा मेथड समझाऊंगा, बड़ा आसानी से कर लेंगे। देखिए इसको आप कैसे करते थे, थोड़ा आपकी दुनिया में जाते हैं, आप अच्छा 6-7 वाली दुनिया में थोड़े जाते हैं, वहां थोड़ा मजा आएगा, है ना? तो देखती है अंश और हर का अनुपात। तो अंश और हर का जो अनुपात है वो 3:4 है। तो अंश ले लिया मैंने 3x, हर ले लिया मैंने 4x। अब वो कह रहा है कि अंश में से 9 घटाने पर, अंश ऊपर वाला है हर नीचे वाला, वही तो भिन्न होता है। अंश और हर, अंश बट्टे हर, अंश और बट्टे हर है ना, भिन्न हो गया। भिन्न तो बनता है भाई, भिन्न हम किसे कहते हैं? जो भिन्न अंश बट्टे हर की फॉर्म में, मतलब अंश बट्टे हर को जो भिन्न कहते हैं, ये बात आपको सब पता होगी। इंग्लिश को कहते हैं न्यूमरेटर और इसको कहते हैं डिनोमिनेटर, और भिन्न दैट इज द फ्रैक्शन, है ना? तो देखिए इधर, तो अंश में से 9 घटाने पर, तो अंश में से 9 घटा दिया, तो वो कहता है कि नया भिन्न मूल भिन्न का 2/3 हो जाता है। तो नया भिन्न कितना था? सॉरी, मूल भिन्न का 2/3 हो जाता, तो मूल भिन्न कितना है? 3/4। इसका 2/3 मतलब बोला है इसने कि ये जो होता है नया भिन्न जो होता है मूल भिन्न का 2 बट्टा मतलब 2/3 हो जाता है। तो मेरा मूल भिन्न यहाँ क्या बनेगा? 2/3 हो गया, मतलब सॉरी 3/4, राइट? अंश बट्टे हर।
अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस 9 अपॉन 4x, मूल भिन्न कितना है 3/4, तो 3/4 इंटू 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 3x माइनस 9 पहले 4x बराबर 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू 3x माइनस 9 इक्वल टू 4x, तो 2 3 6x माइनस 18 बराबर 4x। अब ये माइनस वाली टर्म इधर चली जाएगी तो 6x माइनस 4x बराबर, तो माइनस का 18 इधर आ गया तो इधर वाला माइनस हो गया, तो 2x इक्वल टू 18, तो x की वैल्यू क्या आएगी 9, x की वैल्यू क्या हो गई 9, पर उसने पूछा मूल भिन्न का अंश, तो अंश क्या है, तो अंश है आपका 3x, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 9, तो 9 या 27, ये मेरा आंसर होगा, 9 3 27, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है ना, तो जो मूल भिन्न का जो अंश पूछा था वो 27 आ गया, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, तो बेसिक तरीके से अगर हम क्वेश्चन को करेंगे तो यही एक सही जरिया है क्वेश्चन करने के लिए। आई होप कि आपको मेरी बात क्लियर हो रही होगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे अब देखिए इसका सेकंड मेथड हम बताते हैं। दूसरा तरीका क्या है इस क्वेश्चन को करने का, मैं आपको बड़ा इजी तरीका बताऊंगा, बड़े आसानी से आप कर लेंगे, इतना लंबा प्रोसीजर ही नहीं करने के लिए। आप सबको ये तो पता ही है कि अंश बट्टे हर को ही हम भिन्न कहते हैं, इसको कहते हैं अंश बट्टे हर को ही हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। और सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो भाई अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट कर दिया करिए, ये नहीं कि देख के आगे बढ़ा दी, पूरा वीडियो वॉच किया करिए, पूरा वीडियो देखने में बड़ा मजा आएगी अगर आप बाकी में पढ़ रहे हैं तो, बाकी में कोई बात ही नहीं है फिर, है ना, तो पूरा वीडियो वॉच करा करिए। और यार देखो परेशानी तो हर इंसान के पास होती है, और जो परेशानी से जूझता है तो वही एक अच्छा इंसान बनता है। तो अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है 4 साल से 5 साल से, तो बिल्कुल आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको कामयाबी तो 110% मिलनी है, जिसको कोई रोक नहीं सकता है। भगवान भी नतमस्तक कर देगा, भाई दे दो नौकरी, दे दो, चाहिए दे देता, खुद देगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? अगर हम किसी चीज को बार बार घिसें, अब जैसे कि वो चाकू है और चाकू में काफी मतलब हमें वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो हम चाकू क्या करेंगे, एक अच्छा उसको वर्क करने के लिए उसको घिसना पड़ेगा बहुत ज्यादा, और घिस करके तभी तो वर्क करेगा ढंग से। तो दुनिया में जो चीज, ठीक है ना, बात समझ में आ गई होगी। तो मतलब जब तक कोई चीज घिसेगी नहीं तो चमकेगी कैसे, जितना घिसती है उतना ही चमकती है। तो भाई आप भी हैं और आप भी ये काम कर सकते हैं ना। ठीक है ना, तो देखिए दूसरा मेथड क्या है, इसको सेकंड मेथड से कैसे करेंगे, दूसरी विधि है क्या, बड़ी इजी है, बड़े आराम से इसको आप कर सकते हैं, है ना। तो देखिए अंश और हर का अनुपात क्या है, 3:4 है। अब उसने क्या बोला कि हर अंश में से 9 घटा दे, तो देखो उधर अंश में से 9 घटा दिया, बात मेरी समझ में आ रही होगी। अंश में से 9 घटा दिया तो नया भिन्न, मूल भिन्न कितना 3/4 है, अंश बट्टे हर, तो मूल भिन्न का 2/3 हो जाता है। मूल भिन्न का आप जानते हैं का, की, के, इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। मूल भिन्न कितना है 3/4, 3/4 ही तो भाई, 3/4 इसका 2/3 हो जाता, तो 3 से 3 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया, तो 1/2 हो गया। तो अंश बट्टे हर जो आएगा अनुपात क्या आएगा, 1:2 हो गया। 9 घटने के बाद अंश और हर का जो रेशियो बनना है वो 1:2 बन रहा है। क्या बन रहा है, 1:2। तो ये जो रेशियो था पहले वाला वो प्रारंभिक रेशियो है और ये अंतिम रेशियो है, ये प्रारंभिक और ये अंतिम रेशियो है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। उसने बोला कि अंश और हर का अनुपात 3:4 है, अंश में से 9 हटाने पर उसने बोला था कि मूल भिन्न 3/4 था, उसका 2/3 हो जाए, 3 से 3 घट गया, तो नया अनुपात जो बनेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 आ रहा है।
तो जो नया अनुपात बना वो 1:2 ही तो बना, अंश बट्टे हर, तो अंश 1 और हर 2, तो ये बन गया कब, अंश में से 9 घटाने पर। अब घट तो अंश में से रहा है तो हर तो सेम होना चाहिए, अरे हर तो बराबर होना चाहिए भाई, अंश ही तो घट रहा है, कम तो अंश हो रहा है तो हर तो उतना ही होना चाहिए, उसका तो इफेक्ट पड़ना नहीं चाहिए। तो इसको बराबर करने के लिए ये हर 4 है और ये हर 2 है, तो इन दोनों को हमें बराबर करना पड़ेगा। भाई ये 4 है ये 2 है, भाई एक बार बताओ अंश में से तो जा रहा है, अरे यार एक बात बताओ, सीधी सी बात है, एक लड़के ने 5 शादियां कर ली, ठीक है, और सॉरी 6 शादियां कर ली, माना कि 4 लड़कियां अलग ब्रांड की, 2 लड़कियां अलग ब्रांड की, 4 लड़कियों शादी की अमेरिका से, 2 लड़कियों की चाइना से, 4 लड़कियां अमेरिका शादी की, 2 लड़की चाइना से की, और 2-3 लड़की और बुला ली चाइना से। तो अमेरिका की लड़कियां बढ़ेंगी या चाइना की बढ़ेंगी? तो चाइना की तो बढ़ेंगी भाई, 2 और 3 और आ गई, 5 हो गई, चाइना की अमेरिका की तो 4 ही रही। तो वही चीज, वही बात मैं समझा रहा हूं कि अंश में से कम हो रहा है तो हर तो सेम होगा, तो इन दोनों को बराबर करना चाहते हैं हम। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 का करेंगे, तभी तो 4 बनेगा। 1 का मल्टीप्लाई इसमें किया 4, 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये 4 हो गया, ठीक है। जब 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 आएगा, 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 आएगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 आएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आएगा। तो अब मेरा ये अनुपात बिल्कुल सही बन गया, मतलब पहले अनुपात 3:4 था अंश और हर का, लेकिन अब अनुपात जो हो गया अंश और हर का वो 2:4 हो गया, अंश और हर कितना हो गया 2:4। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि जो पहले अंश था 3, अब अंश हो गया 2, तो कितना कम हो रहा है, 1 ही तो कम हो रहा है, और ये कितना कम हो रहा था 9, तो 1 कम बराबर 9 कम थे, 9 कम हो रहा था। पूछ रहा है कि प्रारंभिक में अंश कितना था, तो अंश कितना है 3, जब 1 बराबर 9 है तो 3 बराबर क्या होगा, 3 × 9 बोले तो 27, ये मेरा अंश आ गया। भाई एक बात बताओ, अंश 3 था अब अंश हो गया 2, तो कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है, 3 से 2 हो रहा है, कितना कम हो रहा है 1, और ये कितना कम हो रहा था 9, तो 1 बराबर 9। पूछ रहा है कि अंश कितना होगा प्रारंभिक, तो 3 बराबर कितना होगा, 3 × 9 बोले तो 27, तो अंश हमारा हो गया कितना 27, ये हमारा आंसर होगा। लेकिन यार जब आप वीडियो को 6 पार्ट अगर आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो इससे पहले के 5 पार्ट में डाल रहा हूं, 5 पार्ट अपलोड किया हूं, पहले उनको वॉच करिएगा, तब आप इस पार्ट को वॉच करिएगा, बड़ा मजा आएगा। और उन 5 पार्टों का आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो को ऑन करेंगे तो नीचे नाम सा लिखा होता है, तो कॉर्नर में तीर का निशान बनता है, उसको क्लिक करेंगे तो नीचे मिल जाएगा आपको लिंक। तो आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, और इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यू कैन स्क्रीनशॉट, ठीक है ना, आप ले सकते हैं। आई होप कि क्लियर होगी, मजा आएगी आपको देखेंगे तब, ठीक है। इसको रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखते हैं। देखिए इधर, हाँ, तो किसी समकोण त्रिभुज की समकोण, क्वेश्चन नंबर 5 ये है, किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं का अनुपात 5:12 है, क्या अनुपात में है। यदि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 वर्ग सेंटीमीटर है तो कोण की लंबाई कितनी है। तो एक बात बताओ यार, जैसे होता क्या है कि ये मेरे समकोण त्रिभुज आप जानते हैं, समकोण त्रिभुज ये होता है, तो ये कोण समकोण हो, ये अगर लंब है तो ये आधार है, और ये आधार है तो ये कोण है, यही तो होता है। तो समकोण बनाने वाली भुजाएं, तो समकोण बनाने वाली भुजाएं यही तो होंगी, यही तो बना रही है किसी समकोण को। अगर ये ना हो तो समकोण कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। तो दो भुजाओं का अनुपात इतना है, अगर हमने 5x आधार है तो 12x लंब है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, मुझे बताओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई।
तो देखिए इधर 1/2 आधार कितना है 5x, ऊंचाई कितनी है 12x, तो क्षेत्रफल कितना है 270 है। तो क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल, तो 2 छिक्के 12, 6 पंजे 30, x स्क्वायर बराबर 270, ठीक है ना। तो x 30 0 कट गया, 3 दूनी 27, तो x स्क्वायर बराबर 9। अब x स्क्वायर बराबर 9 है तो x की वैल्यू क्या है 3 है, x की वैल्यू 3 आ गई। अब x की वैल्यू 3 है, अब यहां पे मैं देखूं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, आधार ये लंब ये, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो इसमें क्या आ जाएगा 13x आ जाएगा भाई, 12 और 5 ये 13 हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो 13x हमें कर्ण बताना, कर्ण कितना है 13x है, और x की लंबाई कितनी है 3, 13 69 सेंटीमीटर, ये हमारे पास कर्ण की लंबाई है। 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अरे हो गया कि नहीं हो गया, 2 लाइन में आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, बड़ा इजी बड़े आसानी से कर सकते हैं। आपको किसी भी समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला तो पता ही है, कितना होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा, तो आपको समझ में आ गया होगा ना, ठीक है ना। तो आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, बट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज्यादा से शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मैं बड़ा खुश होऊंगा, बड़ा मोटिवेशन मिलेगा मेरे को, और मैं आपको प्रॉपर वीडियो देता रहूंगा, ठीक है ना। ओके, तो आइए बिल्कुल परेशान ना होइए, पेपर आपका अच्छा होगा। मैं हर चीज को पूरा देख रहा हूँ, पूरे एक एक वीडियो में आपको रेगुलर कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा दें। लाइव क्लास स्टार्ट होने का बड़ा बहुत बड़ा एक इशू भी है, और वो मैं आपसे थोड़ा डिस्कस किया, लेकिन पूरा कंप्लीट डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम भी ऐसी फेस करनी पड़ रही है, ठीक है ना। बट आपका प्यार और मोहब्बत और सपोर्ट मेरे को मिलेगा, आपका प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, दुआएं चाहिए, और बड़ों का आशीर्वाद चाहिए, माता रानी फिर भगवान की कृपा बनी रहे, बस उसकी बदौलत ही सब कुछ होगा। तो आप सपोर्ट करते हो, उसको आपके लिए थैंक यू, जो भी स्टूडेंट मेरा सपोर्ट कर रहा है सबके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और मैं आप मेरा सपोर्ट करेंगे आपके लिए हमेशा थैंक यू, और नहीं भी कर रहे तब भी थैंक यू है, बस अपना प्यार मोहब्बत मेरे को बनाए रखें, ठीक है ना। अच्छा, तो प्लीज़ जो चैनल प्रोग्रेस 24/7 आप सब जानते हैं, तो आप उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा चलते हैं, ओके, थैंक यू सो मच।